hope you are safe and sound at home. As promised, we'll be covering the doubts of chapter 3, that's periodic classification of elements, through this video lecture. Okay? So let's come to the first doubt. That was in question 3.17. How would you explain the fact that the first ionization energy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में पूछ रहा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की, why is it less than magnesium, and then what happens कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की वो मैग्नीशियम से ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, the answer lies in the electronic configuration. ठीक है, so let's do the configuration of sodium, ठीक है, and magnesium. ठीक है, so sodium is 11, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. ठीक है, and magnesium is 12, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. ठीक है, सोडियम के एकदम बाद मैग्नीशियम आता है. अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. अगर मैं साइज कंपेयर करूं तो साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस दैन सोडियम, नंबर 1. एंड नंबर 2, जो मैग्नीशियम है उसमें क्या है, आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है. ठीक है, सो यहाँ पे कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों में 3s से इलेक्ट्रॉन लूज होना है, राइट. ठीक है, सो क्या रीजन होएगा आपका, क्योंकि मैग्नीशियम इज स्मॉलर इन साइज. ठीक है, राइट, और इसमें और कोई इफेक्ट नहीं लग रहा. सो जस्ट बिकॉज मैग्नीशियम इज स्मॉलर इन साइज, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम is greater than ionization energy of sodium. कौन सी? IE1. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया Na पॉजिटिव. अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई? नाउ द कन्फिग्रेशन इज गोइंग टू बी 1s2, 2s2, 2p6. और मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है, नाउ आई एम श्योर आपको आंसर मिल गया होगा, बट स्टिल लेट्स सी. नाउ कैन यू सी सोडियम हैज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ठीक है, इट हैज बिकम स्टेबल. सो सोडियम हैज बिकम स्टेबल by losing one electron. ठीक है, बट अगर आप मैग्नीशियम में देखो, it still needs to lose one more electron to become stable. ठीक है, so it is still unstable. इसलिए जो आपका अब सोडियम जो है वो स्टेबल हो गया है और अब वो अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा. अब वो सेटिस्फाई हो गया है, वो स्टेबल हो गया है. उसकी कन्फिग्रेशन किसकी हो गई है? नियरेस्ट नोबल गैस, दैट इज नियॉन की कन्फिग्रेशन हो गई है. whereas मैग्नीशियम इट हैज स्टिल वन मोर इलेक्ट्रॉन टू गो, अभी तक वो स्टेबल नहीं हुआ है. इस वजह से जो IE2 सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ सोडियम इज गोइंग टू बी वेरी हाई एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि अब सोडियम लूज करना ही नहीं चाहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? Okay, now let's move on to the second question. That's question 3.20. Which of the following pairs of elements would have a more negative electron gain enthalpy? First is oxygen or fluorine. ठीक है, and second is fluorine or chlorine. ठीक है, so now the first one is simply based on size. ठीक है, as you move across a period, atomic size कम होता है, which means fluorine is smaller in size as compared to oxygen. ठीक है, and fluorine जो है it just needs one electron to become stable. तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन के लिए भूख जो है वो एज
कंपेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक है, राइट। सो फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एंड नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू become स्टेबल, ठीक है। इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन है, इट इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव दैन ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसकी पहली नेगेटिव होएगी, दूसरी पॉजिटिव होएगी, तो जो नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की, इट्स गोइंग टू बी लेस नेगेटिव दैन फ्लोरीन, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, ये आपको ज़रूर कॉम्पिटिशन्स में और आपके स्कूल एग्जाम्स में आना ही आना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है। आई टोल्ड यू इन द वीडियो लेक्चर ऑल्सो, सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्फिग्रेशन करोगे, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे, you are going to write what, you are going to write that although fluorine has more attraction for electrons than chlorine because fluorine is smaller in size, but at the time of gaining electron क्या होएगा, what is going to happen, the electron has to be gained in 2p5 in fluorine, which is very small in size and already congested, so the incoming electron is going to face repulsions, ठीक है। Whereas in chlorine the electron has to be gained in 3p5, which is comparatively spacious, and hence negligible repulsions will be faced by the incoming electron, ठीक है। इसलिए electron gain enthalpy of chlorine is going to be more negative than that of fluorine, ठीक है, clear है। So take a screenshot and then we move on to the next question. Okay, so moving on with the doubts, the next question is question 3.21. Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first? Please remember that what is the golden rule? The first electron gain enthalpy is negative. Reason being कि जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन होना है तो वो एक न्यूट्रल एटम में गेन होना है, and there is a force of attraction between this atom, that is the nucleus of this atom, and the incoming electron, and whenever there is an attraction energy is given out, ठीक है। लेकिन जब भी in all cases when second electron has to be gained, अब second electron कौन गेन कर रहा है, एक anion गेन कर रहा है ना, so there is going to be a force of repulsion between the incoming electron and this anion. Anion is negatively charged ion, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है, अब वो न्यूट्रल एटम से एनायन बन चुका है ना। तो जब एक नेगेटिव आयन को या एनायन के आसपास इलेक्ट्रॉन आएगा, देयर इज गोइंग टू बी अ रिपल्शन, सो एनर्जी विल हैव टू बी एक्सपेंडेड, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू गेन द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वी विल एक्सपेक्ट दैट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। रीजन क्या होएगा इसका, you will write the second electron has to be gained by an anion, ठीक है। और क्या है, there is a force of repulsion, ठीक है, between the, this is the shortcut for between the anion and incoming कौन सा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एनर्जी विल हैव टू बी यूज्ड और एक्सपेंडेड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.23. How would you react to the statement that electronegativity of
on Pauling scale is 3 in all nitrogen compounds. Okay. Now this is a very technical question. ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि जो इसके लॉजिक्स हैं वो आपने आगे पढ़ने हैं, ठीक है, बिकॉज अभी तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, और पॉलिंग ने एक स्केल दिया था जिस स्केल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सीशियम और फ्रैंकियम उनकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज 0.7, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। So when you say the electronegativity of nitrogen is 3 on Pauling scale, इससे हमें सिर्फ इतना पता लग रहा है कि नाइट्रोजन एक काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, राइट, बट इट डज नॉट मीन कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स्ड 3 ही रहेगी सारे कंपाउंड्स में, ठीक है। सो नो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of nitrogen will not be same in all compounds, ठीक है, right, it will depend on other factors like hybridization and ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में ही नहीं डिसाइड करती, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो बहुत भारी भरकम वर्ड्स लिखे हुए हैं, बहुत मोटे वर्ड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ये पूरा अपने में ही एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ते हो, ठीक है। सो वी विल पार्क दिस क्वेश्चन and we will come back to this point again when we are doing chemical bonding, ठीक है, right। तो अभी as of now just remember that सिर्फ पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ही नहीं डिसाइड करती, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। इट चेंजेस with the change in the hybridization of the nitrogen atom, that is of the element in question, and the oxidation state of the element in that compound, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3.25, would you expect the first ionization energy for the two isotopes of the same element to be same or different, ठीक है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, एक एलिमेंट की, एक तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन नहीं है, हम एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नंबर 2, द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the protons and in the nucleus and the valence electrons, ठीक है। तभी जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होएगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट हियर क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, यहाँ क्वेश्चन क्या है, टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। नाउ यू नो दैट आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, इट हैज सेम प्रोटॉन्स एंड सेम इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज डिफरेंट इज न्यूट्रॉन्स, है ना। तो आपकी इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एंड प्रोटॉन्स सेम है, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज इज आल्सो सेम। तो बिकॉज ये दोनों चीजें आइसोटोप्स में सेम है, ठीक है, इसका मतलब उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द टू आइसोटोप्स इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू अदर डाउट्स। So moving on to the next doubt, question 3.28. The increasing order of reactivity among group 1 elements is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. That is, the reactivity is increasing down the group.
whereas among group 17 elements you can see the reactivity is decreasing down the group Y. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? ग्रुप 1 क्या है? दे आर मेटल्स एंड बीइंग रिएक्टिव मीन्स द ease with which they lose electrons, है ना. इसका मतलब क्या है? जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये है क्या? मेटल्स. और इनका काम क्या है? इनका धर्म क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना. ठीक है. सो इन ग्रुप 1 एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, इसलिए इट बिकम्स इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो न्यूक्लियस का असर है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है ना, राइट. और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, राइट. सो बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसलिए इट इज बिकमिंग इजियर टू लूज दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो लेस आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इसलिए डाउन द ग्रुप फॉर मेटल्स, ठीक है, सो फॉर ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्टिविटी बढ़ती है. ठीक है. सो हाउ आर वी गोइंग टू वर्ड दिस? Group 1 are metals and reactivity will depend on what? The ease with which they lose electrons. So what is happening down the group? I am just writing short form here. आपने notes में पूरा लिखना है. Down the group, what is happening? The effective nuclear charge is decreasing. So it is becoming what? It is becoming easier to lose electrons. ठीक है? And hence less ionization energy is required. इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ ग्रुप 17, दीज आर हैलोजेंस, दे नीड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. सो इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी? किस पे डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है. ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है और उसकी अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे आसानी से रिएक्ट करता है. ठीक है. एंड डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, व्हाट इज हैपनिंग डाउन द ग्रुप? द एटॉमिक साइज, हमने अभी पढ़ा था, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. ठीक है, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, सो इट इज बिकमिंग difficult to gain electron. ठीक है, राइट. सो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो रहा है और इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, राइट. सो रिएक्टिविटी जो है वो कम हो रही है. ठीक है. नाउ अ क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड कि अभी हमने पिछले वाले स्क्रीन पे क्या बात की कि क्लोरीन की क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव है. ठीक है. बट लेट मी टेल यू, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे केमिस्ट्री, इट इज़ नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है जिस पे कि केमिकल रिएक्शन कितनी क्विकली होगा. ठीक है, राइट. सो लेट मी जस्ट क्विकली एक बार आपको समझा देती हूँ यहाँ, राइट. जैसे जब मैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन को कंपेयर कर रही हूँ, ऑल्दो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से, but there are many other factors like number 1, fluorine is more electronegative. ठीक है, राइट. नंबर 2, उसका साइज छोटा है, तो अगर उस बहुत सारे फ्लोरीन्स ने, जैसे एक कार्बन के आसपास या एक सल्फर के आसपास 4-5 फ्लोरीन्स ने लगना है, राइट, तो क्या होएगा कि जो फ्लोरीन छोटा है तो वो काफ़ी सारे फिट हो सकते हैं. ठीक है, तो उसको कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होएगी, तो काफ़ी सारे फिट हो सकते हैं. क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो फिजिकली अगर देखा जाए ऑन द ग्राउंड इतने सारे क्लोरीन या ब्रोमीन उसके आसपास फिट नहीं हो पाएंगे. नंबर 2. ठीक है. नंबर 3 इज दैट फ्लोरीन इज सो स्मॉल इन साइज कि एक फ्लोरीन एटम और दूसरा फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? F2 की फॉर्म में, है ना. तो एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल में इतना छोटा साइज है कि एक एटम और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड टूटेगा तभी फ्लोरीन किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, है ना.
तो क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर ही इतनी गड़बड़ चल रही है कि उनमें इतनी रिपल्शन है, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग फ्लोरीन बॉन्ड इज लेसर दैन क्लोरीन. ठीक है, तो इन वजहों से जो आपका फ्लोरीन है इट इज मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन. ठीक है, बट यहाँ पे एट योर लेवल वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए था ताकि आपको डाउट ना रहे. सो यहाँ यू कैन राइट अ सिंपल लॉजिक कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कम होती जा रही है. क्लियर है? ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 3.31. ये एक डेटा दिया हुआ है उसमें. ठीक है, राइट, और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सो मैंने यहाँ सारे पार्ट्स लिख लिए हैं, ऑल्दो यू हैड डाउट्स इन ई एंड एफ. राइट, which of the elements is likely to be least reactive? Let's look at the data. ये आपको एलिमेंट्स के नाम की जगह सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सीरियल ऑर्डर दिया हुआ है. ये उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या है कि आप पहले 2 सेकंड लगा के पहले पॉज कर लो और डेटा को थोड़ा सा स्टडी कर लो. ठीक है, राइट, आपको ये 3 जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एलिमेंट 1 2 एंड 3, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज काफ़ी कम है. सो हमें इनको देख के क्या पता लग रहा है? दैट दे आर मेटल्स. ठीक है, तो पहली चीज़ हमने ये डिड्यूस कर ली. ओके, नाउ इफ यू लुक एट एलिमेंट 3 एंड 4, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज काफ़ी नेगेटिव है. तो इसको देख के क्या पता लग रहा है? दैट दे आर सपोजिटली नॉन मेटल्स. ठीक है, अब एक यहाँ एक अनूठा सा एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है और आयनाइजेशन एनर्जी भी काफ़ी हाई है. तो ना ये लूज करने के चक्कर में है ना ये गेन करने की. तो मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है ये क्या हुआ? इट इज़ अ नोबल गैस. तो ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया है. ठीक है, अब आते हैं मेटल्स पे. अब मेटल्स पे आप ध्यान दीजिए तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड मेटल है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है काफ़ी कम है, बट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज आर वेरी हाई. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम. आपको याद है हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, जब हमने सोडियम मैग्नीशियम कंपेयर किया था 1 and 2, तो क्या फीचर हैड कम आउट? The important property that was highlighted was the first ionization energy, ठीक है, of group 1 is less than group 2 because group 1 का size जो है वो बड़ा है, but the second ionization energy of group 1 is very high as compared to 2. तो अगर आप कंपेयर करो तो आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपके क्या हुए? ग्रुप 1. पहली आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है एंड सेकंड इज वेरी हाई कंपैरेटिवली. ठीक है, राइट, सो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स है इसकी और इसकी तो और भी ज़्यादा है. ठीक है, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है. राइट, और इधर आ जाओ ये वाले मेटल में, इफ़ यू सी फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं है, इट्स जस्ट 2 टाइम्स. यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है. तो दिस सीम्स टू बी अ ग्रुप 2 मेटल. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे. नाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, द लीस्ट रिएक्टिव. लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होएगा इसमें? ऑब्वियसली नोबल गैस. सो योर एलिमेंट 5 विच इज अ नोबल गैस. तो रीजन क्या होएगा? आप रीजन देखोगे, इट हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड अ वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. सो इट इज seemingly it doesn't want to gain or lose. ठीक है, so least reactive. Now most reactive metal. ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होएगा? जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट मीन्स जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. ठीक है, तो कौन सा हो गया? दैट इज गोइंग टू बी योर एलिमेंट नंबर 2. ठीक है, नाउ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. 2 नॉन मेटल दिख रहे हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हाई है? आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हाई है? -328 इज हायर देन -295. इट्स मोर नेगेटिव देन दिस. सो एलिमेंट 3. ठीक है,
नाउ द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ओके अब दो ही नॉन मेटल थे, तो अगर ज्यादा रिएक्टिव ये है तो कम रिएक्टिव क्या हुआ आपका, एलिमेंट नंबर 4, ठीक है। द मेटल विच कैन फॉर्म बाइनरी हैलाइड, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर, अब आपका बाइनरी हैलाइड क्या है, MX2। आप फॉर्मूला वर्क बैक करो, आपको फॉर्मूला बनाने आते हैं। हैलोजन की वैलेंसी क्या होती है, -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जब हमने फॉर्मूला बनाया था तो ये 2 कहाँ से आया था, कैसे बनाते हो आप, ऐसे क्रॉस करते हो एंड यू मेक इट, है ना, और ये यहाँ ऐसे क्रॉस करते हो, राइट, ऐसे बनता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 1 आया था वो हैलोजन से आया था, है ना। इसको वर्क बैक करो, अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 कहाँ से आया था, ये मेटल से आया था, ठीक है। आपने 9th में किया हुआ फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो मेटल है MX2 में इसकी वैलेंसी क्या है, +2, और +2 किसकी होती है, ग्रुप 2 की, है ना। तो ग्रुप 2 कौन सा मेटल है आपका, ये एलिमेंट नंबर 6, ठीक है, क्लियर है, ओके। The metal which can form the most stable covalent halide of the form MX, ठीक है। अब MX में जब आप वर्क बैक करोगे MX, so this is M1 X1 M और X, तो ये हैलोजन इज -1, तो ये 1 हैलोजन से आया था, तो यहाँ पे क्या है +1। अब +1 वाले 2 हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज विच इज गोइंग टू फॉर्म द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल मतलब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होएगा आपका, पहले वाला होएगा, क्योंकि जो दूसरे वाला है पहले वाले के फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत लार्ज डिफरेंस है। द डिफरेंस इन द सेकंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लार्जर इन द फर्स्ट एज कंपेयर्ड टू सेकंड। तो पहले वाला जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन ना लूज करने की प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द सेकंड वन, ठीक है। तो जो ज्यादा दोनों बनाएंगे MX, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होएगा आपका, फर्स्ट वाला, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्लियर है। सो वी न्यू इट्स गोइंग टू बी ग्रुप 1, बट जो फर्स्ट वाला था उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जीज में ज्यादा गैप था कि चांसेस कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये ना के बराबर है एज कंपेयर्ड टू सेकंड वन। सो द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द आंसर हियर, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सो आई कैन मूव असाइड एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका काफी दिमाग यूज होता है ऐसे क्वेश्चंस में। वी मूव ऑन टू द लास्ट 2 doubts. Okay, so these are the last bit of your doubts. Question 3.32, predict the formula of stable binary compound that would be formed by combination of the following pairs of elements. तो आपको बताना है, फॉर्मूला बताना है, आपको दोनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। जैसे लिथियम है उसकी वैलेंसी कितनी है, +1, एंड ऑक्सीजन की कितनी है, -2, ठीक है। तो बनाओ, यहाँ पे हम एक एक करके बनाते हैं, ओके। So let's do it here. So you have lithium +1, oxygen -2, है ना। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे आ गया 1, और इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे आ गया 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Li2O, ठीक है, राइट। इसको नोट कर लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन। सो इट्स गोइंग टू बी Li2O, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम टू Mg एंड N। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ठीक है, एंड नाइट्रोजन की है 3, हैज टू गेन 3, यहाँ माइनस लिखा है, ठीक है। सो एक्चुअली वैलेंसीज के आगे प्लस माइनस नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, बट जस्ट फॉर योर ईज देखने के लिए कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला में पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव, वहाँ गड़बड़ ना करो, इसलिए मैं वो भी लिख रही हूँ, ठीक है। एंड नाइट्रोजन -3, तो अब आप इसको क्रॉस कर सकते हो, तो ये 3 यहाँ पे आ गया और ये 2 यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया है, इट हैज बिकम Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। N3 नेगेटिव इज नाइट्राइड आयन, NiTride, क्लियर,
सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? इट हैज़ टू लूज 3 प्लस 3 लिख दिया. आयोडीन हैज़ टू गेन, ठीक है, 1, सो -1. इसको क्रॉस करोगे आप, ठीक है, सो यू कैन मेक लाइक दिस, यहाँ +3, यहाँ -1, सो क्रॉस इट, 1 कम्स हियर एंड 3 कम्स हियर. तो क्या बन गया? Al(I3), ठीक है. सिमिलरली लेट्स मूव हियर. सिलिकॉन इज योर 4 एंड ऑक्सीजन इज योर -2, ठीक है. सिलिकॉन में प्लस माइनस नहीं है क्योंकि टेंडेंसी ज़्यादा इसकी शेयर करने की होती है. सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को इधर लिख देते हैं, 4 and 2. सो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 2. फर्दर 2 and 4 दोनों किससे कट रहे हैं? 2 से जा सकते हैं. सो टेक द कॉमन फैक्टर आउट. तो कितना हो गया? Si1 और ऑक्सीजन 2. सो SiO2, ठीक है. इसको नोट कर लो. देन आई कैन ड्रॉप दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है. यहाँ से मिटा देते हैं. नाउ P and F, ओके. नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी ये जो एलिमेंट्स हैं P ब्लॉक के, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. तो फॉस्फोरस हैज़ अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन सच एलिमेंट, दैट्स +3 and +5, एंड फ्लोरीन की है -1. तो जब P को +3 ले रहे हैं और F को -1, तब क्या बनेगा? PF3, ठीक है. सिमिलरली जब हम P को 5 लेंगे और फ्लोरीन को 1 लेंगे तो क्या बनेगा? PF5. यहाँ आपको बना के भी दिखा देती हूँ ताकि डाउट ना रहे. सो दिस इज 3 and -1. सो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1, सो PF3. सिमिलरली यहाँ जब 5 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, PF5. क्लियर है? राइट. सो वी हैव 2 बाइनरी कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, PF3 and PF5. नाउ एलिमेंट्स 71 and फ्लोरीन, ठीक है. सो यहाँ पे आपने यूज़ करना है अपनी कॉमन सेंस, ठीक है. सो कैसे यूज़ करेंगे कॉमन सेंस? एलिमेंट्स 71, 58 to 71 आर लैंथेनाइट्स, ठीक है. और लैंथेनाइट्स किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप 3, स्कैंडिनेवियम वाला ग्रुप. और ग्रुप 3 की कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 N-1D1. भूल जाओ तो स्कैंडिनेवियम याद कर लो. ग्रुप 3 का पहला एलिमेंट है. कन्फिग्रेशन क्या थी? 4s2 3d1. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी, valency is going to be what? Valency is going to be 3, ठीक है. So this is lutetium having valency of 3, ठीक है, +3, and fluorine has -1. तो इसका क्या बनेगा एलिमेंट? LuF3. यहाँ पे बना लो, ठीक है. So Lu and F, so 3 and 1, ठीक है. जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे आप ये स्पेशल पढ़ोगे, जो आपका ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या एक ही वैलेंसी होती है, +3, ठीक है. राइट. सो यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो. जितने लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, वो सारे ग्रुप 3 में आ रहे हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है. राइट. और कैसे याद रहेगा? एटॉमिक नंबर से. आई टोल्ड यू 58 to 71 इज लैंथेनाइड्स. सो क्या बनेगा? LuF3. दिस इज गोइंग टू बी योर बाइनरी कंपाउंड. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आपके क्वेश्चन 35 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट विल, ठीक है. राइट. न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होएगा उतना जो रिएक्शन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, है ना. सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द वैलेंस शेल, ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियर मास एंड नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स कम टू दिस फर्स्ट. नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स. एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सारे क्या हैं? कोर इलेक्ट्रॉन्स. तो obviously it's going to affect, because you know that the effective nuclear charge is what? The total force of attraction, जो आपका theoretical nuclear charge है, minus screening effect. और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन दे रहा है? कोर इलेक्ट्रॉन्स. तो जितने ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. तो इट
इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वैलेंस शेयर। तो क्या चीज अफेक्ट नहीं कर रही इज मास, द मास हैज नो अफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट वन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि आपने रिडॉक्स में एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर है, दैट्स द 8th चैप्टर। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी खुद की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, जो आसानी से जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी रिडक्शन होती है, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो इसमें से क्या हो जाएगा, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, सिंस आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा भी होते हैं, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इसमें सबसे मेन गवर्निंग फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द मेन फैक्टर दैट इज गोइंग टू डिसाइड थिंग्स इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि वो कितनी आसानी से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे, नाउ इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीज, कि सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज कर दो। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, रफली 3.5, फ्लोरीन इज 4, दिस इज 3.5, ये भी 3.9 कुछ है, ठीक है। एंड देन you have chlorine which is approximately 3.0 से लेकर 3.1 तक, and then you have nitrogen, this ranges from 2.95 to 3। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड यही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर, ठीक है, राइट। कि इलेक्ट्रॉन गेन में प्लस केमिकल रिएक्शन में प्लस अट्रैक्ट करने में सारों का ये मिक्सचर है, ठीक है। सो बट आपने आंखें बंद करके क्या करना है, आपने आंखें बंद करके इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। ओके, मोर थिंग्स टू नोट हेयर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या था, फ्लोरीन। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी थी, क्लोरीन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, फ्रैंकियम एंड सीशियम 0.7, ठीक है। उसके बाद बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है, लिथियम, एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है आपका, फ्लोरीन, ठीक है। सो यहाँ लिख देती हूँ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आएगा, जो सबसे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी आपको डाउट आ सकता है, क्योंकि रिडक्शन में सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं काउंट करता, देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स जो आप आगे और डिटेल्स में पढ़ोगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, ऑल्दो इसकी सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, बट बाकी चीज़ें भी काउंट करती हैं, ठीक है। देयर आर 3 थिंग्स, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रेशन। तो वो आप आगे पढ़ोगे पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे इस क्लास में, राइट। सो एज ऑफ नाउ रिमेंबर लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है। So this brings us to the end of the video lecture, which was completely based on your doubts of the NCERT back exercise of chapter 3. So still if you have doubts, please don't hesitate to let me know. You can WhatsApp me your doubts. I will try and explain it again and in a better fashion if you still have doubts in this. And besides this, if you have any other doubts, you can also message me those question numbers on the WhatsApp number, right? And meanwhile, stay safe.